दोस्तों, एक 19 साल का नौजवान जब 80 साल की करोड़पति औरत से शादी करता है तो 7 दिन बाद वह हैरान रह जाता है। उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ? आदित्य मेहता, एक 19 साल का नौजवान, जिंदगी के बोझ तले दबा हुआ था। उसकी मां संगीता देवी एक गंभीर बीमारी से लड़ रही थीं। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अगर तुरंत महंगा इलाज नहीं करवाया गया तो उनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। दूसरी ओर उसकी 18 साल की बहन नेहा, जिसने मुश्किल से एक मौत कॉलेज में दाखिला लिया था, फीस ना भर सकने के कारण पढ़ाई छोड़ने के करीब थी। आदित्य खुद कानून की पढ़ाई कर रहा था और साथ ही एक मामूली सी इंटर्नशिप भी करता था, लेकिन उसकी कमाई से घर का खर्च मुश्किल से चलता था। ऊपर से उसके पिता के जमाने का भारी कर्ज अब उसके सिर पर था। कर्ज देने वाले रोज धमकियां देते, मां की दवाइयां उधार लेनी पड़तीं और बहन के लिए किताबें खरीदना भी एक सपना बन चुका था। एक दिन जब आदित्य एक सस्ती चाय की दुकान पर खड़ा अपनी जिंदगी की परेशानियों में उलझा हुआ था, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे गौर से देख रहा है। उसने आहिस्ता से सिर उठाया तो देखा कि सामने एक बारूक महिला खड़ी है जिसकी उम्र तकरीबन 80 साल के आसपास थी। उनकी शख्सियत ऐसी थी कि कोई भी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता था। सफेद रंग कीमती साड़ी, हीरों से सजे नफीस जेवरात और आंखों में झलकता वकार। आदित्य को समझ में नहीं आया कि इतनी बड़ी हस्ती वहां क्या कर रही थी और वह उसे क्यों देख रही थी। तुम्हारा नाम आदित्य मेहता है। औरत की आवाज गहरी थी। तुम्हारी मां संगीता देवी गंभीर बीमारी से लड़ रही हैं और तुम्हारे सिर पर भारी कर्ज है। आदित्य के हाथ से चाय का गिलास छूट गया। आप कौन हैं? उसने घबराकर पूछा। सुभद्रा देवी कपूर, औरत ने अपना नाम बताया। शायद तुमने मेरे बारे में सुना होगा। आदित्य को याद आया, कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, देश के सबसे बड़े कारोबारी ग्रुपों में से एक, जिसकी मालकिन थी सुभद्रा देवी कपूर। अरबों की दौलत, हाई प्रोफाइल पार्टियां और बेशुमार विवादों से भरा हुआ नाम। लेकिन उस वक्त वो यहां क्या कर रही थी और उसे इतनी निजी बातें कैसे मालूम थीं? आप मुझसे क्या चाहती हैं? आदित्य ने शक से पूछा। सुभद्रा देवी ने गहरी सांस ली और कहा, शादी? आदित्य को लगा कि उसने कुछ गलत सुना है। क्या? हां, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, सुभद्रा देवी ने सपाट लहजे में कहा। आदित्य के पैरों तले जमीन निकल गई। क्या यह मजाक था? 88 साल की एक अरबपति औरत एक 19 साल के जद्दोजहद करते नौजवान से शादी करना चाहती थी? यह कोई मजाक है? उसने हैरानी से पूछा। नहीं, सुभद्रा देवी का चेहरा संजीदा था। अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं तुम्हारी मां का पूरा इलाज करवाऊंगी, बहन की पढ़ाई का खर्च उठाऊंगी और तुम्हारे सारे कर्ज चुका दूंगी। आदित्य को लगा जैसे वह सपना देख रहा हो। बदले में मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस मेरे कानूनी पति बनना होगा। शादी सिर्फ कागजात की हद तक होगी। तुम्हारी जिंदगी पर कोई पाबंदी नहीं होगी। तुम्हें पूरी आजादी मिलेगी। यह प्रस्ताव आदित्य के लिए किसी ख्वाब से कम ना था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। यह औरत जो देश की सबसे अमीर खातून थी, शादी क्यों करना चाहती थी? क्या तुम्हें कुछ वक्त चाहिए? सुभद्रा देवी ने पूछा। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। वह जानता था कि यह प्रस्ताव किसी जाल की तरह लग रहा है, लेकिन यह भी सच था कि अगर उसने हां कर दी तो उसकी मां को जिंदगी मिल सकती थी, बहन का भविष्य बन सकता था और उसकी जिंदगी बदल सकती थी। लेकिन क्या यह सब इतना आसान था? उसने गहरी सांस ली और कहा, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। सुभद्रा देवी हल्का सा मुस्कुराई। ठीक है, लेकिन याद रखना कि यह प्रस्ताव हमेशा के लिए नहीं रहेगा। यह कहकर वह धीरे से अपनी महंगी कार में बैठी और रवाना हो गई। लेकिन आदित्य के दिल और दिमाग में हजारों सवाल छोड़ गए। क्या यह सौदा वाकई इतना आसान था या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा था? आदित्य को अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी शादी 80 साल की करोड़पति महिला सुभद्रा देवी से हो चुकी है। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि उसे समझने का मौका ही नहीं मिला। कोई धूम धड़ाका, ना कोई रस्म रिवाज, बस कुछ कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और गवाहों की मौजूदगी में
उसकी किस्मत बदल गई थी। अब वह उस शानदार हवेली का कानूनी मालिक भले ही ना हो, कम से कम एक महत्वपूर्ण हिस्सा जरूर बन चुका था। जब आदित्य ने पहली बार हवेली में कदम रखा तो उसकी आंखें चौंधी आ गईं। यह कोई आम हवेली नहीं थी, बल्कि एक महल जैसी भव्य इमारत थी, इतिहास की गवाही देती हुई। समय की परछाइयों को समेटे हुए विस्तृत संगमरमर की दीवारें, ऊंचे ऊंचे स्तंभ जिन पर नफीस नक्काशी, पुराने जमाने के झूमर जिनकी रोशनी अब भी धीमी धीमी चमक रही थी। दीवारों पर महंगे विदेशी चित्रकला के नमूने, कुछ राजाओं महाराजाओं की तस्वीरें और कुछ अजीब सी मूर्ति जैसी आकृतियां। ऐसा लगता जैसे इन तस्वीरों में हवेली की कहानियां कैद हों। आदित्य आगे बढ़ता गया। उसके कदमों की आवाज विशाल खामोशी में गूंज रही थी। फर्श पर बिछी कमती ईरानी कालीनें वक्त की अमीरी का सबूत दे रही थीं। लेकिन हवेली के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी, जो मौसम की वजह से नहीं, बल्कि किसी अनदेखे डर की वजह से महसूस हो रही थी। हवेली के नौकरों का रवैया भी कुछ अजीब सा था। सबसे पुराना नौकर रघुनाथ, लगभग 60 से 65 साल का, एक झुर्रियों भरा दुबला पतला आदमी था। उसकी आंखों में हमेशा एक सहमा हुआ भाव रहता। जब भी आदित्य उससे कुछ पूछता, वह पहले इधर उधर देखता, जैसे तय कर रहा हो कि कोई सुन तो नहीं रहा। गीता हवेली की मुख्य नौकरानी बहुत कम बोलने वाली थी। जब भी वह आदित्य के सामने आती, नजरें झुका लेती और जल्दी जल्दी अपना काम निपटाकर चली जाती। उसकी आंखों में भी कुछ ऐसा था जो आदित्य समझ ना सका। वह डर था या गहरी उदासी। कोई भी बिना वजह आदित्य से बात नहीं करता था। हवेली में जितने लोग थे, उससे कहीं ज्यादा खामोशियां थीं। लेकिन सबसे ज्यादा जिसने आदित्य को परेशान किया, वह था दूसरे मंजिल का एक दरवाजा। हवेली के भीतरी हिस्से में एक चौड़ा संगमरमर का जीना सीधा ऊपर जाता था। लेकिन जब भी आदित्य ने वहां जाने की कोशिश की, कोई ना कोई नौकर उसे रोक लेता। ऊपर जाना मना है बाबूजी, रघुनाथ ने कहा। क्यों? आदित्य ने झुंझुलाकर पूछा। रघुनाथ ने कोई जवाब दिए बिना नजरें झुका लीं। ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के अंत में एक बड़ा सा काला लकड़ी का दरवाजा था। ऐसा महसूस होता जैसे अंधेरे ने उसे अपने अंदर कैद कर रखा हो। दरवाजे पर एक भारी सा लोहे का ताला लगा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि दरवाजे के ठीक ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगा था, जो हर वक्त उस दरवाजे पर नजर रखे हुए था। आदित्य को झटका लगा। अगर दरवाजा बंद ही रखना था, तो उस पर निगरानी की जरूरत क्यों थी? क्या उस दरवाजे के पीछे कोई रहस्य छिपा हुआ था? पहली ही रात आदित्य को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दीं। घड़-घड़, टिक-टिक, जैसे कोई लकड़ी पर धीरे धीरे चल रहा हो। यह आवाज दूसरी मंजिल से आ रही थी। आदित्य उठा और बाहर निकला। जैसे ही उसने ऊपर जाने की कोशिश की, रघुनाथ सामने आ गया। आप यहां क्या कर रहे हैं बाबूजी? आदित्य चुप हो गया। रघुनाथ की आंखों में हल्की सी घबराहट थी। रात को यहां मत निकला करें, उसने धीरे से कहा और वापस चला गया। लेकिन आदित्य को उस रात नींद नहीं आई। वह जानना चाहता था, आखिर दूसरी मंजिल के उस बंद दरवाजे के पीछे है क्या? धीरे धीरे उसे पता चला कि यह हवेली पहले विजय कपूर नाम के एक करोड़पति बिजनेसमैन की थी, जो 15 साल पहले एक रहस्यमय हादसे में मारा गया था। कहा जाता था कि उसकी मौत इसी हवेली के अंदर हुई, लेकिन उसकी लाश आज तक नहीं मिली। सवाल यह था, क्या सुभद्रा देवी इस बारे में कुछ जानती थी? क्या विजय कपूर की मौत सिर्फ एक हादसा थी या फिर कोई साजिश? दिन गुजरते गए और आदित्य को महसूस होने लगा कि वह एक ऐसी पहेली में फंस चुका है जिसका हल आसान नहीं। हवेली की दीवारें कुछ छिपा रही थीं, लेकिन सवाल यह था क्या? रात का तीसरा पहर था। हवेली के बड़े झूमर की रोशनी धीमी हो चुकी थी। बाहर तेज हवाएं दीवारों से टकरा रही थीं, जैसे कोई गहरा राज सरगोशी कर रहा हो। अंदर खामोशी थी, लेकिन आदित्य के दिल में तूफान उठ रहा था। उसे अभी अभी पता चला था कि सुभद्रा देवी उससे कुछ बड़ा सच छुपा रही है। वह अब तक नहीं जानता कि वह सच क्या है, लेकिन वह जानता था कि जब वह सामने आएगा तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी। आदित्य ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन बेचैनी उसके अंदर तूफान की तरह उठ रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे पुकार रही हो। हवेली के अंधेरे, गलियारे, पुराने लकड़ी के फर्श और वह बंद दरवाजा,
जिस पर हर समय ताला लगा रहता था और जिसे कभी कोई नहीं खोलता। इस वक्त उसकी जिज्ञासा सुभद्रा देवी के दफ्तर तक सीमित थी। जब सब कर्मचारी गहरी नींद में थे, आदित्य उठा, धीरे से कमरे का दरवाजा खोला और बाहर झांका। चारों तरफ सन्नाटा फैला था। चुपचाप कदमों से वह सुभद्रा देवी के निजी दफ्तर की ओर बढ़ा। दफ्तर हवेली के पश्चिमी हिस्से में था। पुरानी लकड़ी की अलमारियां दीवारों से जुड़ी खड़ी थीं। बीच में एक बड़ा सा मेहगनी का मेज रखा था। आदित्य ने दरवाजा हिलाया। खुला था। वह दबे कदमों अंदर दाखिल हुआ। कमरे में धीमी सी रोशनी जल रही थी। अलमारियों में ढेरों फाइलें रखी थीं, जिन पर मोटे अक्षरों में बिजनेस डील्स और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखा था। लेकिन उसकी नज़र सीधे मेज पर जा पड़ी। वहां कुछ पुराने कागजात और एक मोटा लिफाफा रखा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर से कुछ पुरानी तस्वीरें निकलीं। उन तस्वीरों में दो लोग खड़े थे। एक उसका पिता निखिल मेहता और दूसरा विजय कपूर। आदित्य की आंखें तस्वीरों पर जम गईं। पापा और विजय कपूर। विजय कपूर के चेहरे पर एक अजीब घबराहट थी। फिर उसने तस्वीरों के नीचे रखे दो खत देखे। एक में लिखा था, सुभद्रा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मेरे पैसे हड़प लिए, मेरे कारोबार को तबाह कर दिया। मैं तुम पर भरोसा करता था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारी वजह से मेरी बीवी और बेटा मुझसे दूर हो गए। एक दिन तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। दूसरे खत में लिखा था, अगर कल सुबह मैं जिंदा ना रहूं तो उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि सुभद्रा होगी। उसने मुझे मेरी ही कंपनी से निकाल बाहर किया। उसने मेरे सबसे करीबी दोस्त निखिल को मेरे खिलाफ भड़काया और अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। ये आखिरी शब्द पढ़कर आदित्य का सिर चकरा गया। क्या यह सब सच था? उसने जल्दी जल्दी कागजात पलटने शुरू किए। एक तीसरे कागज में साफ लिखा था कि विजय कपूर ने आत्महत्या की थी अपने ही बंगले में। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। आदित्य का दिल बैठने लगा। तभी उसे अपने पीछे हल्की सी आहट महसूस हुई। आदित्य ने धीरे से पीछे देखा। दरवाजे पर सुभद्रा देवी खड़ी थी। उनकी आंखों में ना तो गुस्सा था और ना ही घबराहट, बल्कि एक अजीब सा शांति, एक ठंडी सी ठहराव था। तो तुमने आखिरकार सब कुछ देख ही लिया? आदित्य गुस्से में कांपते हुए बोला। तो यह शादी, यह सब कुछ सिर्फ एक सौदा नहीं था, यह इंतकाम था। सुभद्रा देवी हल्का सा मुस्कुराई। बिल्कुल, लेकिन मेरे पिता ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। आदित्य चीख उठा। सुभद्रा देवी ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। सच का सामना करना आसान नहीं होता। आदित्य, तुम्हारे पिता ने मेरे पति की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उन्होंने विजय को आत्महत्या पर मजबूर किया। झूठ! मेरे पिता कभी ऐसा नहीं कर सकते, आदित्य चीखा। सुभद्रा देवी ने उसकी आंखों में सीधे देखा। जैसे तुम समझते हो कि मैं बेगुनाह नहीं। तो फिर सच क्या है? विजय ने आत्महत्या नहीं की थी, सुभद्रा आहिस्ते से बोली। उसे मारा गया था। आदित्य जैसे सन्न होकर रह गया। क्या क्या मतलब? और उसकी मौत की वजह सिर्फ मैं नहीं थी, तुम्हारे पिता भी थे। साक्ष्य कहां है? सुभद्रा देवी कुछ पल चुप रही, फिर नरमी से बोली, हवेली की दूसरी मंजिल पर जो दरवाजा बंद है, उसके पीछे जो छिपा है वो तुम्हें सच्चाई दिखा सकता है। आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। वो वही दरवाजा था जिस पर हमेशा कैमरे की निगरानी रहती थी। क्या उसके पीछे वह सच छिपा था जो सब कुछ बदल सकता था? अब वह सिर्फ एक मोहरा नहीं था। सुभद्रा देवी का अतीत, हवेली के राज और अपने पिता का साया, सब कुछ उसके सामने खड़ा था। यह सिर्फ शादी का बहाना नहीं था, यह एक गहरी साजिश थी। लालच, इंतकाम और सच्चाई की एक लड़ाई जिसका अंजाम अब वह खुद तय करना चाहता था। लेकिन वह अकेला कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए उसने अपने सबसे करीबी दोस्त रोहित वर्मा से मदद मांगी। रोहित एक अनुभवी पत्रकार था। साक्ष्य चाहिए, रोहित ने गंभीरता से कहा, और वह साक्ष्य सिर्फ हवेली के राजों में छिपे होंगे। ऐसे साक्ष्य जो सिर्फ कहानी नहीं हो, बल्कि कानूनी कार्यवाही की नींव भी बन सकें। आदित्य और रोहित ने मिलकर जांच शुरू की। सुभद्रा देवी के व्यापारिक रिकॉर्ड्स, बैंक लेन देन, कानूनी दस्तावेज
और हवेली के पुराने कर्मचारियों से संपर्क किया। जल्द ही उन्हें अंदाजा हुआ कि सुभद्रा देवी सिर्फ बदला लेने वाली औरत नहीं थी, वह एक आपराधिक साम्राज्य की मालिक थी, जिनके काले धंधे देश के कई हिस्सों में फैले हुए थे। बैंक लेन देन में करोड़ों की संदिग्ध रकम, अज्ञात खाते और 2 पुराने कर्मचारी अचानक लापता हो गए थे। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा उस समय हुआ जब आदित्य को दूसरी मंजिल के एक पुराने बंद कमरे की रात के अंधेरे में आदित्य ने वह दरवाजा खोला। अंदर एक गुप्त अध्ययन कक्ष था। उसमें पुरानी फाइलें, तस्वीरें, वीडियो रिकॉर्डिंग्स और अखबार के टुकड़े रखे थे। दीवारों पर लगी खबरें विजय कपूर की रहस्यमयी मौत की ओर इशारा कर रही थीं। लेकिन एक फाइल ने आदित्य को हिलाकर रख दिया। उस फाइल में निखिल मेहता का नाम था। मेरे पिता। आदित्य के हाथ कांपने लगे। फाइल के मुताबिक विजय कपूर और निखिल मेहता एक गुप्त जमीन परियोजना पर काम कर रहे थे। जब निखिल ने भ्रष्टाचार में शामिल होने से इनकार किया तो वह एक रहस्यमयी हादसे में मारे गए। आदित्य के दिल में आग भड़क उठी। यह सिर्फ इंतकाम की कहानी नहीं थी, यह उसके पिता की इज्जत, उनके कातिलों को बेनकाब करने की जंग थी। अब समय आ चुका था। आदित्य और रोहित ने सभी साक्ष्य इकट्ठा किए और सीधे पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे। कमिश्नर ने शुरू में संकोच दिखाया, मगर जब गुप्त कमरे की फाइलें और वीडियो देखे तो मामला साफ हो गया। अगले ही दिन हवेली पर छापा मारा गया। सुभद्रा देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उन्हें हथकड़ी लगाई गई तो वह जहरीली मुस्कान के साथ बोली, तुम समझते हो तुम मुझे हरा सकते हो। उनकी आंखों में अब भी नफरत जल रही थी। तुम्हारी नफरत ने तुम्हें खुद बर्बाद कर दिया, आदित्य ने कहा। उनका सारा काला धन और गैरकानूनी साम्राज्य तबाह हो चुका था। हवेली नीलाम कर दी गई। सारी संपत्ति सरकार ने जब्त कर ली। जब अधिकारियों ने आदित्य से पूछा कि क्या वह हवेली लेना चाहेगा, तो उसने इनकार कर दिया। नहीं, यह हवेली सिर्फ अतीत के जख्मों की याद दिलाती है। मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगा, बिना किसी साये के। कुछ साल बाद आदित्य ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक तकनीकी कंपनी शुरू की। इसी दौरान उसकी शादी डॉ आशा सिन्हा से हुई, ऐसी महिला जो भी आदित्य की तरह मुसीबतों से लड़कर आगे बढ़ने में विश्वास रखती थी। उनके बेटे अरुण के जन्म पर आदित्य ने एक नया वादा किया, मैं अपने बेटे को वह जिंदगी दूंगा जो मुझसे छीन ली गई थी। अब वह सिर्फ निखिल मेहता का बेटा या सुभद्रा देवी का पति नहीं था, वह अपनी अलग पहचान बना चुका था। अतीत की काली परछाइयां कभी कभी अब भी उसके सपनों में आती थीं, लेकिन अब वह नहीं डरता था, क्योंकि वह जान चुका था इंसाफ की लड़ाई सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार लड़ी जाती है।